और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त लखनऊ, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इसमें अभी तक 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें खासकर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत कमजोर व फिसड्डी महसूस कर रही है। हालांकि इन तीनों चरण के दौरान इन्होंने इस चुनाव को यहां धार्मिक रंग देने की भी पूरी कोशिश की है, जिसमें इस बार ये पार्टी हमारे गठबंधन के काफी सजग रहने की वजह से फिर ये काफी बुरी तरह से पिट गई है व फेल भी हो गई है। इसके बाद फिर इस पार्टी ने व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी जनसभाओं में खुद अपने को पिछड़े वर्ग का बता के फिर इस चुनाव में इन्होंने जाति के आधार पर यहाँ पिछड़े वर्गों का वोट लेने का भी पूरा प्रयास किया है। लेकिन इनकी मूल जाति के बारे में कौन नहीं जानता कि श्री नरेंद्र मोदी पहले अगड़ी जाति में ही आते थे, यानी कि अपर कास्ट समाज में ही आते थे। लेकिन गुजरात में अपनी सरकार के चलते हुए फिर इन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए व पिछड़ों का भी हक मारने के लिए अपनी अगड़ी जाति को ही वहां पिछड़े वर्ग में शामिल करवा लिया था। तो फिर इसमें हमने इनकी जाति के बारे में यह क्या गलत बोल दिया है कि ये यानी कि श्री नरेंद्र मोदी श्री मुलायम सिंह यादव व इनके बेटे श्री अखिलेश यादव की तरह जन्मजात पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। इसमें हमने क्या गलत बोल दिया? ये तो बिल्कुल सही है, हकीकत है। अर्थात ये पहले ऊंची जाति के थे, अगड़ी जाति में आते थे और बाद में ओबीसी के बने हैं। लेकिन फिर भी आज इन्होंने कन्नौज में जो ये कहा है कि मुझे पिछड़े वर्ग का होने की वजह से हमारे विरोधी लोग मुझे नीच समझते हैं और मुझे बहन जी व अखिलेश ने भी नीच कहा है, ये उन्होंने अपने भाषण में बोला। जो इनका यह आरोप काफी शरारतपूर्ण व तथ्य से बिल्कुल परे लगता है, तथ्य व सच्चाई से बिल्कुल परे लगता है। जबकि हमने इनको कभी भी नीच नहीं कहा है, बल्कि इनको पूरे सम्मान के साथ, पूरे आदर सम्मान के साथ, बल्कि इनको पूरे आदर सम्मान के साथ हमने इनको ऊंची जाति का ही होने का बताया है। तो भला फिर इसमें इनके लिए नीच कहने वाली बात कहां से आ गई है? और अब इससे तो हम यही मानकर चलेंगे कि अब ये अपनी नजरों में अपर कास्ट समाज को भी नीची समझने लगे। ये भी यहां गंभीरता से सोचने की बात है। जबकि वास्तव में नीच व छोटा तो अभी भी ये खुद भी, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी खुद भी और इनकी पार्टी भी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी हमारी दलित जाति के लोगों को ही मानकर चलते हैं नीच और छोटा। अभी भी ये पूरा देश जानता है। और इतना ही नहीं, बल्कि ये बात भी सर्वविदित है कि इनकी पार्टी व खुद श्री नरेंद्र मोदी भी कभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के सच्चे हिमायती व हितैषी साबित नहीं हो सकते हैं। और इसका हैदराबाद का रोहित वेमुला कांड व गुजरात का ऊना कांड ये खास उदाहरण है, खास सबूत है।
इसके साथ ही इनके बारे में अन्य पिछड़े वर्ग के लोग भी ये बात अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों को यानी कि अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई थी, तो तब उस समय इनकी सरकार को बाहर से समर्थन दे रही इसी भारतीय जनता पार्टी ने इनके इस फैसले से दुखी होकर फिर इनकी सरकार को समय से पहले ही गिरा दिया था और फिर इन्होंने आरक्षण विरोधियों को आगे करके इसका पूरे देश में जबरदस्त विरोध भी खूब किया था। ये मीडिया बंधुओं को भी ये बात अच्छी प्रकार से मालूम है और इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी इनकी कभी भी सच्ची हितैषी पार्टी साबित नहीं हो सकती है, न दलितों की न पिछड़ों की, जिन्होंने केंद्र में अपनी सरकार के चलते हुए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया था। इसलिए इस चुनाव में और आगे भी किसी भी चुनाव में खासकर कांग्रेस व बीजेपी के दलित एवं पिछड़ा कार्ड खेलने से भी इनको कोई राजनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं है और हो सकता है कि आज इस संबंध में मेरे प्रेस वार्ता होने के बाद से शायद श्री नरेंद्र मोदी अपना ये पिछड़ा होने का कार्ड खेलने की राजनीति खुद ही बंद कर दे। उनको लगेगा ये तो उल्टा पड़ रहा है, अर्थात अब इनका जात पात जपना व इसकी आड़ में दलितों व पिछड़ों का वोट हड़पना ये बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। ये कार्ड इनका बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि बीजेपी ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में अपने चुनावी वायदों का जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। ये सब जानते हैं, जिसकी वजह से खासकर उत्तर प्रदेश में अभी तक जो 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं तो उसमें ये पार्टी इस बार बहुत पीछे रह जाएगी और शेष बचे चरणों में भी इस पार्टी का लगभग यही बुरा हाल होने वाला है, जिसको लेकर ये पार्टी बहुत मुश्किल में है। ये सभी जानते हैं, बीजेपी भी जानती है और अब जब इस चुनाव में इनके अभी तक के इस्तेमाल किए गए सभी हथकंडे बहुत बुरी तरह से फेल हो गए हैं, तो अब ये पार्टी यहाँ ऐसे हथकंडों का भी इस्तेमाल कर रही है जो आजादी के बाद से लेकर अभी तक भी हमारे देशवासियों ने ऐसा किसी भी सरकार में होते हुए नहीं देखा है। अर्थात चुनाव आचार संहिता लगने के बाद से फिर या किसी भी पूर्व में रही सत्ताधारी पार्टी ने खासकर सीबीआई, ईडी, आईटी आदि का कभी भी अपने विरोधियों के विरुद्ध इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया है, खासकर चुनाव के दौरान। लेकिन देश में बीजेपी पहली एक ऐसी सत्ताधारी पार्टी है जिसने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस बार चुनाव में भी इन सब एजेंसियों का अपने विरोधियों के विरुद्ध खुलकर इस्तेमाल किया है और अभी भी कर रही है और उसे फिर मजबूरी में मीडिया भी खूब दिखाता रहा है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि ये पार्टी अब इस बार सत्ता में आने वाली नहीं है, अर्थात इस पार्टी के अब तो जो अभी तक अच्छे दिन चल रहे थे, अच्छे दिन जाने वाले, बुरे दिन आने वाले हैं। और इस संबंध में मुझे मीडिया के जरिए ये मालूम हुआ है, इन एजेंसियों के बारे में मुझे मीडिया के जरिए ये मालूम हुआ है कि खासकर उत्तर प्रदेश में
अब चीनी मिलों के विक्रय के विषय में भी सीबीआई द्वारा जांच के मामले को भी राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और इतने पुराने मामले में खासकर लोकसभा निर्वाचन के दौरान सीबीआई जांच की अधिसूचना निर्गत किया जाना ये सीबीआई के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण है। हालांकि इस संबंध में ये भी सर्वविदित है कि चीनी मिलों के विक्रय में मुख्यमंत्री के रूप में मेरी कोई भूमिका नहीं थी। मेरे खुद के स्तर से इस विषय में कोई आदेश या निर्णय पारित नहीं किया गया था, बल्कि ये फैसला कैबिनेट ने ही लिया था। परंतु मीडिया में इसको बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें मीडिया का कसूर नहीं है। जो आपको खबर आगे से मिलती है आप उसको छाप देते हो, आपकी भी मजबूरी है। बल्कि ये फैसला कैबिनेट ने ही लिया था, परंतु मीडिया में इसको बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे ऐसा लगता है कि चुनाव में हमारे यहाँ महागठबंधन की, ये महागठबंधन बोलते हैं, फिर बोलते हैं महामिलावट, कभी कभी जो है, और वो शराब को शराब बोल देते हैं। वो जब 3 दलों का गठबंधन है, आप लोगों ने बड़ी उसके ऊपर डिबेट वगैरह चलाई है, मुझे मालूम है किस तरीके से तंज कसते हुए आप लोगों ने वो डिबेट वगैरह सब दिखाया। तो उसके बाद वो शराब कहना तो भूल गए, अब महामिलावट की बात करते हैं। ये महामिलावट की करते हैं, हम महागठबंधन की करते हैं, महापरिवर्तन की करते हैं। वो इनको गले के नीचे से नहीं उतर रहा है। इससे ऐसा लगता है कि चुनाव में हमारे यहाँ महागठबंधन की सफलता तथा इसको मिल रहे अपार जन समर्थन से बौखलाकर ही केंद्र सरकार द्वारा चुनाव के दौरान, खासकर चुनाव के दौरान ये सब कार्रवाई की गई है। इस प्रकार से सीबीआई को फिर से यहाँ एक बार तोते की तरह ही इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार से सीबीआई को फिर से यहाँ एक बार तोते की तरह ही इस्तेमाल किया गया है, जबकि यहाँ चीनी मिलों की विक्रय की कार्रवाई राज्य की पूर्व की स्थापित नीति के तहत संबंधित विभाग द्वारा की गई थी। और यदि इसकी प्रक्रिया में कोई कमी है, दोष है, तो उसकी जांच हो सकती है, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अब खासकर चुनाव के समय में ये जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में मेरी कोई भूमिका थी। ये सरासर गलत और तथ्यों के विपरीत है और हमारे महागठबंधन की दिन प्रतिदिन हो रही मजबूती पर इन हथकंडों से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सत्य को नहीं दबाया जा सकता है, जनता सब समझती है। चुनाव के दौरान ये कार्रवाई करके जनता को भ्रमित किया जा रहा है, जनहित के मुद्दों से भटकाया जा रहा है। और वैसे भी चीनी मिलों के विक्रय के संबंध में ऑडिट आपत्तियों में अथवा लोक आयुक्त की रिपोर्ट में भी मुख्यमंत्री के संबंध में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की गई है। इससे स्पष्ट है कि इस संबंध में एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत ही केंद्र सरकार सीबीआई के माध्यम से चुनाव प्रभावित करने के उद्देश्य से ही ये सब कार्रवाई कर रही है। जनता को इससे सावधान रहना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार अपने इस षड्यंत्र में सफल नहीं होगी। और यहाँ उत्तर प्रदेश में जो हमारा गठबंधन है, सपा बसपा व आरएलडी का जो गठबंधन है, तो इसकी जीत सुनिश्चित है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। और आज चौथे चरण का प्रचार भी बंद हो गया है और ये चरण भी हमारे गठबंधन का काफी अच्छा रहेगा।
बहुत बढ़िया रहेगा, एक्सीलेंट रहेगा। हम तो जानते ही हैं, बीजेपी वाले भी जानते हैं। इसी प्रकार आगे के चरण भी काफी अच्छे ही रहने वाले हैं। तो मुझे पूरी ये उम्मीद है कि पूरे देश की जनता अब काफी सजग हो चुकी है। अपने वोट देने के मामले में काफी सजग हो चुकी है और अब वो वोट देने से पहले अब जनता ये सोच रही है कि जो पार्टी सत्ता में और हमसे वोट मांग रही है तो वो ये तोल रही है, इस चीज को तोल रही है कि 5 वर्षों में इन्होंने क्या वो अपने वायदे पूरे किए जो पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने वायदे किए थे। तो 5 वर्षों में जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने जनता को जो चुनावी वायदे किए थे, तो पिछले 5 वर्षों में जनता को क्या मिला है और क्या नहीं मिला है, तो ये सब जनता इसका आंकलन कर रही है अच्छी प्रकार से। जनता खामोश है, जनता अब कुछ तो खामोश है और कुछ खुलकर बोल रही है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, उनको ये मालूम है कि पिछली बार की तरह इनको समर्थन, जन समर्थन पूरे देश में नहीं मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में तो इनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो इसलिए अब ये लोग हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं देश के हर राज्य में और खासकर उत्तर प्रदेश में, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें 80 लोकसभा की सीटें, यहां पर इनकी नजर गड़ी हुई है। बहुत परेशान है, हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब एक एक हथकंडे इनके फेल होते जा रहे हैं, फिर ये नए नए हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी क्रम में ये अब नया हथकंडा इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो और ऐसे नेतृत्व के ऊपर आरोप लगाया है जिनका समाज सदियों से और सदियों से तो यहाँ पर जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था है उसका गुलाम और लाचार रहा है। और अभी भी ये समाज जितना इसको मान सम्मान मिलना चाहिए, जितना आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, और भारतीय संविधान के तहत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो इनको कानूनी अधिकार दिए थे, उसके हिसाब से जो इनको अधिकार मिलने चाहिए, जो उनका आरक्षण का कोटा है, जो अभी तक भी ना पूर्व में कभी पूरा हुआ है आरक्षण का कोटा सरकारी नौकरियों में, चाहे वो एससी का, एसटी का या ओबीसी का है, और ना ही वर्तमान बीजेपी की सरकार में हुआ है। और अब तो इनका आरक्षण ही धीरे धीरे कम किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में इनको आरक्षण की व्यवस्था है नहीं। और अब केंद्र और राज्यों के ज्यादातर जो सरकारी कार्य हैं तो इनके बड़े बड़े चहेते पूंजीपति और धन्ना सेठों को दिए जा रहे सरकारी कार्य, और वहां पर रिजर्वेशन नहीं है। तो इनका रिजर्वेशन तो ये अपने आप ही धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, मेरे होते हुए आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। आरक्षण तो इन्होंने बहुत खत्म कर ही दिया, अब तो रह गया ना के बराबर। अब तो इन वर्गों का, एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों का जो रिजर्वेशन है ये तो ना के बराबर रह गया। तो इसलिए मेरा यही कहना है, चाहे तो वीकर सेक्शन के लोग हैं, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं, तो वो सभी दुखी हैं। गरीब, मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, कर्मचारी हैं, सब दुखी हैं।